हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस। और हम लोग बात करेंगे कैस्पेसिस के बारे में एंड BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एपोप्टोसिस क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 चेक कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सी तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपोप्टोसिस। दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जो एपोप्टोसिस करवा सकते हैं। पहले होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो सेल के बाहर से सेल को मिलते हैं। दैट मीन्स वो वाले फैक्टर्स जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। सिग्नल जो है सेल के बाहर से आता है और सेल डिसाइड करता है कि उसको एपोप्टोसिस की तरफ प्रोसीड करना है। तो ऐसे फैक्टर्स जो सेल को उसके बाहर से मिलते हैं और सेल डिसाइड करता है उसको एपोप्टोसिस के लिए प्रोसीड करना है, उन फैक्टर्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। और ये क्या हो सकते हैं? हीट हो सकता है, किसी तरीके का रेडिएशन हो सकता है, और स्ट्रेस की कंडीशन जनरेट हो सकती है सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, और सेल ने कोई इन्फेक्शन को सेंस किया है तो उस केस में सेल एपोप्टोसिस करेगा। और जिस पाथवे से सेल एपोप्टोसिस के लिए प्रोसीड करेगा उस पाथवे को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर से जनरेट होते हैं, उनको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नल। इंट्रा मीन्स अंदर, सेल से। तो इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स जनरेट होते हैं, इन फैक्टर्स को इंटरनल फैक्टर्स भी कहते हैं। और ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। न्यूट्रिएंट्स के लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रॉफिक फैक्टर्स। और सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिक कंडीशन है, या फिर इंट्रा सेलुलर इंजरी हुई है। दैट मीन्स सेल के अंदर कोई इंजरी को सेंस किया है सेल ने, या फिर फ्री रेडिकल्स का जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो सेल के अंदर बढ़ गया है। तो इन सभी इंटरनल फैक्टर्स के केस में सेल एपोप्टोसिस के टुवर्ड्स प्रोसीड करेगा और जिस पाथवे को फॉलो करते हुए सेल डाई करेगा उस पाथवे को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। तो इसको बहुत सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक सेल है, कुछ सिग्नल सेल को बाहर से मिले जिनको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल सिग्नल, और सेल ने डाई करने का डिसाइड किया बाय विच पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। वहीं पे एक सेल है जिसको सेल के अंदर से सिग्नल सेंस हुआ, इस सिग्नल को मैं बोलूँगी इंटरनल सिग्नल, और सेल ने डिसाइड किया उसको डाई करना है तो वो फॉलो करेगा कौन सा पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैस्पेजेस के बारे में, क्योंकि कैस्पेजेस वो एंजाइम है जो जब सेल एपोप्टोसिस के लिए प्रोसीड करता है और अपना पाथवे फॉलो कर रहा होता है, चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉलो करे चाहे इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो करे, तो ये वो एंजाइम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एपोप्टोसिस के पाथवे में। सबसे पहले आप नाम को देखिए, कैस्पेज। कैस्पेज में जो सी होता है वो स्टैंड करता है सिस्टीन अमाइनो एसिड के लिए। ओके, जो ESP है ये स्टैंड करता है एस्पार्टेट के लिए, और जो लास्ट का इसका सफिक्स है एज, ये इंडिकेट करता है ये एक प्रोटीएज है। प्रोटीएज होने का मतलब है ये प्रोटीन की चॉपिंग करता है, उसको कट डाउन करता है। जब कैस्पेजेस के बारे में हम एक चीज़ जान लेते हैं कि ये एक तरीके के एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स हैं साथ साथ इनका नेचर कैसा है, ये खुद भी एक प्रोटीन है। प्रोटीन है जिसकी पास क्या एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। अब आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। और अमाइनो एसिड को लिखने के लिए हम या तो सिंगल लेटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसके लिए शुरू के 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो कैस्पेजेस को लिखने के लिए जो उसका नेम है, तो जो पहला लेटर लिखा गया है सिस्टीन, वो इसलिए लिया गया है क्योंकि जो कैस्पेज होता है, क्योंकि एक एंजाइम है तो इसके पास एक एक्टिव साइट होगी। एक्टिव साइट होगी तो उस पर भी कुछ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। एक्टिव साइट वही होती है जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और उसकी चॉपिंग हो जाएगी। तो कैस्पेजेस में जो सी स्टैंड करता है वो वाले सिस्टीन के लिए स्टैंड करता है जो कैस्पेज के एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होता है। जो एस्पार्टेट है
ये किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? एस्पार्टेट रिप्रेजेंट करता है इसके सबस्ट्रेट के लिए, जो यहाँ पे आके बाइंड करेगा और उसकी कटिंग होगी। तो ये एस्पार्टेट खुद कैस्पेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये एस्पार्टेट सबस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होगा। और एज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कैस्पेस है, इस कैस्पेस में एंजाइमेटिक एक्टिविटी है और ये किसी प्रोटीन को चॉप करेगा। तो अब हम देखते हैं कि सिस्टीन ही क्यों लिया इनिशियल के लिए, जब एक्टिव साइट पे अदर अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट थे। क्यू किसके लिए स्टैंड करता है? क्यू स्टैंड करता है ग्लूटामीन के लिए, ये उसका सिंगल लेटर एब्रीवेशन है। ए स्टैंड करता है एलानीन के लिए, सी स्टैंड करता है सिस्टीन के लिए, आर स्टैंड करता है आर्जिनिन के लिए और जी स्टैंड करता है ग्लाइसिन के लिए। तो अगर कैस्पेस की एक्टिव साइट पे ये 5 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, तो इसका इनिशियल सिस्टीन से ही क्यों लिया गया है? वो इसलिए लिया गया है क्योंकि साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि अगर आप इस सिस्टीन को चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो इस पूरे एंजाइम की, कैस्पेस एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, कैस्पेस काम ही करना बंद कर देगा। बाकी अगर आप अमाइनो एसिड ग्लूटामीन, एलानीन, आर्जिनिन, इनको अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे अदर अमाइनो एसिड से तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई, बट सिस्टीन को सब्सटीट्यूट करने पे, चेंज करने पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई इस एंजाइम के द्वारा। तो इसलिए एंजाइम का जो इनिशियल है वो सी से ही लिया गया। दूसरा ये है कि जो एस्पार्टेट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो एस्पार्टेट प्रेजेंट होता है ये सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होता है, सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होता है। और जब इस पे कैस्पेज एक्ट करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है? बॉन्ड ब्रेक होगा एट द सी टर्मिनल ऑफ द एस्पार्टेट। जो पेप्टाइड बॉन्ड बना होगा उसके सी टर्मिनल की साइड पे कैस्पेज एंजाइम एक्ट करेगा। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कैस्पेज हमारे कितनी तरह के होते हैं। तो मैमल्स में 12 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कैस्पेजेस पाए गए हैं, एंड ऑन द बेसिस कि उनका एपोप्टोसिस में किस तरीके का रोल है, हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ होते हैं इनिशिएटर कैस्पेजेस और एक्टिवेटर कैस्पेजेस। ये वो कैस्पेजेस हैं जो कि एपोप्टोटिक पाथवे को इनिशिएट करने में रोल प्ले करते हैं। इसमें से हम अपना फोकस रखेंगे कैस्पेज 8 पे और कैस्पेज 9 पे। कुछ होते हैं एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस और इफेक्टर कैस्पेजेस। ये पाथवे में जब पाथवे प्रोसीड कर रहा होता है तब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये होते हैं कैस्पेज नंबर 3 का आप ध्यान रखेंगे और कैस्पेज नंबर 7 का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होते हैं आपके इन्फ्लामेटरी अमाइन कैस्पेजेस। इन्फ्लामेटरी कैस्पेजेस का जो रोल है वो कौन करते हैं? कैस्पेज नंबर 1, 4, 5, 11 एंड 12। उसके अलावा कैस्पेज नंबर 13 का जो रोल है वो अभी तक भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, अभी तक नोन नहीं है कि कैस्पेज 13 किस रोल में प्ले करता है। और उसके बाद हमारे पास एक कैस्पेज 14 भी होता है जो क्या करता है, ये इसको हम कहते हैं एडिशन कैस्पेज। ये एडिशन में रोल प्ले करता है। लेकिन अभी एपोप्टोसिस को पढ़ते टाइम आपने इनिशिएटर कैस्पेजेस और एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस को याद में रखना है। उसके अलावा एक अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कैस्पेजेस प्रोड्यूस होते हैं, कैस्पेजेस मैंने अभी आपको बताया कि कैस्पेजेस एंजाइम है और इनकी नेचर प्रोटीन है, तो ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म से ये सेल के अंदर बनेंगे। तो जब ये बन के तैयार होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं, ये जाइमोजन फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो इनको जाइमोजन फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जब बनते हैं तो एकदम से एक्ट करना स्टार्ट नहीं कर देते, ये एज प्रोकैस्पेजेस बनते हैं और इनएक्टिव होते हैं। जाइमोजन का मतलब हो गया ये इनएक्टिव होते हैं, एक तरह से प्रिकर्सर की फॉर्म में बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोकैस्पेज है वो टूट जाता है, एक लार्ज सब यूनिट में, एक स्मॉल सब यूनिट में। तो अगर मैं ये देखूं कि ये एक प्रोकैस्पेज था तो ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, तो एक बन गया लार्ज सब यूनिट, एक बन गया स्मॉल सब यूनिट। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में बाइंड करे रखते हैं। तो ये एक बन गया हेट्रोडाइमर, दो हैं तो डाइमर, और हेट्रो क्यों? क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है।
तो इस तरह के दो हेट्रोडाइमर जब आपस में जुड़ेंगे तो एक टेट्रामर बनेगा। टेट्रा मीन्स 4, एक ये और इसके साथ एक और, तो टेट्रामर हो गया। इसमें 4 सब यूनिट हो गई, 1 2 3 एंड 4। तो एक कैस्पेज अपने टेट्रामेरिक फॉर्म में एक्टिव होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे BCl2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कई बार अलग अलग तरह से पूछा जाता है। देखिए, इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखेंगे। इधर सपोज़ ये एक प्रोटीन है, ये हो गया प्रोटीन 1, ये एक अनदर प्रोटीन है, ये हो गया प्रोटीन 2। मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है इस रीजन में, और जब इस प्रोटीन को स्टडी किया देखा कि सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो मैंने इस सीक्वेंस का नाम रखा BCl डोमेन। डोमेन का मतलब हिस्सा, पार्ट। तो ये इस प्रोटीन की एक सीक्वेंस है जिसका नाम मैंने रखा BCl डोमेन। मैंने देखा सेम यही BCl डोमेन इस प्रोटीन में इस जगह पे भी है। इस डोमेन की सीक्वेंस भी सेम है, लोकेशन भी सेम है। अगर इस प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड 2 से लेके 10 तक में है हाइपोथेटिकली, तो यहाँ देखा गया कि इस अमाइनो एसिड में भी 2 से लेके 10 तक सेम यही डोमेन थी। उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम था। तो जो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि जो BCl2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है, ये कोई एक प्रोटीन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जिनकी कुछ कुछ स्ट्रक्चरल रीजन में बिल्कुल ही सेम सिमिलैरिटी है। तो और उस डोमेन का नाम इन्होंने BCl डोमेन रखा है। तो BCl2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स में हम एपोप्टोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं BCl2 फैमिली के प्रोटीन्स जो कि प्रो सर्वाइवल होते हैं नेचर में, या फिर वो मैं कह सकती हूँ एंटी एपोप्टोटिक होते हैं नेचर में। दैट मीन्स कि ये उसको फेवर नहीं करते हैं, एपोप्टोसिस को फेवर नहीं करते हैं। तो ये नेचर में कैसे होते हैं? ये होते हैं एंटी एपोप्टोटिक। इनके अंदर क्या सीक्वेंस होती है? इनके अंदर 4 तरह की डोमेन होती है, BH1, BH2, BH3, BH4। एक होती है इनके अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो इनको किसी चीज़ में एंकर करने में हेल्प करती है। और ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं इनका एग्जाम्पल क्या है? BCl2, BClXL। और भी एग्जाम्पल हैं बट आप ये 2 नाम याद रखिए, ये सफिशियंट है। नेक्स्ट होते हैं आपके प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। दैट मीन्स ये आपके एपोप्टोसिस करवाते हैं, ये एपोप्टोसिस को फेवर करते हैं। इसमें भी 2 तरह के BCl2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स आते हैं। एक आते हैं BH1, 2 एंड 3। आप देख सकते हैं ये सेम कलर इंडिकेट करता है कि ये सीक्वेंस इस प्रोटीन में यहाँ पे है, सेम ये सीक्वेंस यहाँ पे भी है। BH1 सीक्वेंस डोमेन यहाँ पे भी है, BH1 डोमेन यहाँ पे भी है, BH2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहीं पे ही एग्जैक्ट लोकेशन पे ट्रांसमेम्ब्रेन है, तो इसमें भी ट्रांसमेम्ब्रेन है। तो ऐसे प्रोटीन्स जिसके अंदर 1, 2 एंड 3 तीनों डोमेन होती हैं, उसके एग्जाम्पल कौन से हैं? बैक्स है, बैक है, बॉक है, बट अगेन आप ये 2 याद रखिए, ये आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट होते हैं ऐसे प्रोएपोप्टोटिक फैमिली BCl2 फैमिली प्रोटीन्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ BH3 डोमेन ही है। इन प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या होता है? BH3 ओनली प्रोटीन्स, विच इज़ क्वाइट जस्टिफाइड क्योंकि इसके अंदर सिर्फ BH3 डोमेन ही है। तो BH3 ओनली प्रोटीन भी BCl2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स के अंदर ही आते हैं। और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? बिम, बेड, प्यूमा, नॉक्सा, ये सब बैड, ये इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी BCl2 एंड BClXL के बारे में, फिर बात करूँगी बैक्स एंड बैक के बारे में, फिर बात करूँगी बिम, बेड, प्यूमा, नॉक्सा, बैड, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे BCl2 प्रोटीन और BClXL प्रोटीन। जैसा कि अभी हमने देखा कि BCl2 एंड BClXL प्रोटीन के पास BH1, BH2, BH3 एंड BH4 इनके पास चारों तरीके की डोमेन्स प्रेजेंट होती हैं। नेचर कैसी होती है? इनकी नेचर होती है एंटी एपोप्टोटिक। दैट मीन्स ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करेंगे। इनकी नॉर्मल लोकेशन कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी साइटोसोलिक साइड पे प्रेजेंट होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक सेल है, तो सेल के अंदर ये एक हम माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी ये साइटोसोलिक साइड है, ये इनर साइड है। तो ये प्रोटीन्स ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है टू मेंटेन द लो परमिएबिलिटी ऑफ द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स जो प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ना आ पाएँ उन तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है इसकी परमिएबिलिटी को कम करके रखते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोटीन होता है साइटोक्रोम सी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे एपोप्टोसिस के पाथवे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रखते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आने देते, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है वो एक्टिवेट ना हो सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे बैक्स एंड बैक प्रोटीन्स। बैक्स एंड बैक हमारे प्रोअपोप्टोटिक होते हैं नेचर में। दैट मीन्स ये एपोप्टोसिस को फेवर करते हैं। इनके पास BH1, BH2, BH3 तीनों डोमेन्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी लोकेशन क्या होती है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी साइटोसोलिक साइट पे प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? जो BCL2 BCL-XL प्रोटीन है उनके साथ टाइटली बाउंड रहते हैं। अगर मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये हमारा एक BCL2 BCL-XL प्रोटीन है, तो यहाँ पे इसी के साइड में हमारे पास बैक्स या बैक प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इनका फंक्शन क्या होता है? ये जब BCL2 BCL-XL प्रोटीन से अलग हो जाते हैं तो ये ओलिगोमर्स बना लेते हैं। ओलिगोमर मतलब कि और 5-7 अपने ही जैसे प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर लेते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स बना देते हैं। अगर ये प्रोटीन यहाँ पे इसके साथ एंकर्ड है, अटैच्ड है, तो इसी के साथ रहेगा क्योंकि ये प्रोएपोप्टोटिक है, अपोप्टोसिस को फेवर करता है। तो जैसे ही अलग हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? ये ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे और एक पोर बना देंगे सरफेस पे, और इस पोर के अंदर से वो प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के, जो कि एपोप्टोसिस कराने में फेवर करते हैं। तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कि व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द BCL2 BCL-XL। अब बात ये आती है कि ये रिलीज़ होंगे कैसे? या तो इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बैक का, या फिर कोई और प्रोटीन आके इनको डिस्प्लेस कर देगा BCL2 BCL-XL के पास से, या फिर किसी और प्रोटीन की बाइंडिंग हो जाएगी बैक के साथ, जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाएंगे। तो ये 3 तरीके हो गए जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो जाएंगे और डिस्प्लेस होके ऐसे ओलिगोमेरिक फॉर्म में पोर्स बना देंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि साइटोक्रोम सी, जो कि फेवर करते हैं एपोप्टोसिस को, वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के साइटोसोल के अंदर आ जाएंगे और एपोप्टोसिस का पाथवे को इनिशिएट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बिम, बेड, बैड, प्यूमा, नॉक्सा, दीज प्रोटीन्स। इनके पास सिर्फ एक ही डोमेन होती है जो होती है BH3। तो इनको BH3 ओनली प्रोटीन्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इनको? इनको हम BH3 ओनली प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इनकी नेचर भी प्रोएपोप्टोटिक होती है, ये एपोप्टोसिस को फेवर करते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोटीन की बात कर रहे हैं। जैसे कि जो प्यूमा एंड नॉक्सा है, ये आते हैं जब भी DNA रिलेटेड डैमेज होता है सेल के अंदर, तो ये तब आते हैं। तो इसी तरह से बिम, बेड, बैड ये अलग अलग सिचुएशंस में सेल के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं जब एपोप्टोसिस करवानी होती है सेल को। और इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है? ये इनहिबिट करते हैं BCL2 BCL-XL प्रोटीन्स को। इनहिबिट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये इनके ऑपोजिट काम करते हैं, ये एपोप्टोटिक है नेचर में। तो जो हमारे BH3 ओनली प्रोटीन्स हैं, ये BCL2 BCL-XL विच आर एंटी एपोप्टोटिक, उनकी एक्टिविटी को रोकते हैं। या फिर ये बैक जो कि नेचर में कैसे हैं? प्रो हैं, ये थे एंटी, तो बैक की एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि एपोप्टोसिस के पाथवे में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में एपोप्टोसिस के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
थैंक यू।